मुझे ऐसा लगता है कि सनातनी हिंदू समाज ने पहली बार सच बोलने, सच सुनने और सच करने का साहस जुटाया है। 15 प्रांतीय असेंबलीज में से जो 15 वोट थे, उसमें से 2 वोट इनवैलिड हुए, 1 वोट पट्टाभी शिवरमन को मिला और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। कबूतर उड़ाने वाले चचा को 2 सितंबर 1946 में अंग्रेज वाइसराय ने शपथ दिलाई। यूनियन जैक झंडे के नीचे इंग्लैंड के किंग के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हुए उन्होंने शपथ ली। सुभाष ने आजादी की घोषणा की, प्रधानमंत्री बनाया, सरकार बनाई, दुनिया के 11 राष्ट्रों ने उसे मान्यता दी। वो हमारा पहला प्रधानमंत्री नहीं है, एक चाटुकार हमारा पहला प्रधानमंत्री है, इसलिए चाटुकार पैदा हुए। लेकिन सच बोलने की हिम्मत जो बी.आर. अंबेडकर में थी वो किसी में नहीं थी। इसलिए बी.आर. अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है। जब तक भारत की धरती पर एक भी मुसलमान है, यह विभाजन अधूरा है। आज तो आप सवाल उठा रहे हैं कि इसको आपने क्यों दे दिया, उसको क्यों दे दिया। अरे कम से कम अपने आप तो नहीं लिया, और यह सिलसिला बंद नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को दिया और 1971 में उनकी बेटी ने खुद अपने आप ले लिया। ऐसा लगता है इस परिवार में सारे लोग भारत रत्न ही पैदा होते हैं। जो साहब हवाई जहाज उड़ा रहे थे वो देश चलाने लगे। इन्होंने क्या महान कार्य किया कि वो प्रधानमंत्री बन गए, हम पे एहसान किया उन्होंने, उनको भी दे दिया गया। अब ये जो बेचारा दर दर घूम रहा है, इस पे तरस खाओ, इस थोड़ा बहुत तो तरस खाओ यार। और उसे आइडिया देने वाले भी जेएनयू के लोग हैं। मुझे याद है कि हमारे साथ अभी इस मंच पे मौजूद नहीं है, शुरू में सरकार बनी, बहुत लोगों में उत्साह था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री से एक आग्रह किया गया कि जितने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट हैं, जो क्लासिफाइड हैं, उन्हें सार्वजनिक किया जाए। तभी जब बात उठती थी लोग कहते थे बहुत मुश्किल है, सरकारें बहुत आई बहुत गईं और इसके अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे कारण हैं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन टीम के साथी अनुजधर साहब इस वक्त कहीं और भाषण दे रहे हैं। उनका प्रयास, जीडी बख्शी साहब का प्रयास, प्रोफेसर कपिल कुमार का प्रयास, सबके प्रयास से वो तमाम सारे कागजात जिन्हें गुप्त रखा गया था उन्हें सार्वजनिक किया गया। और उसके बाद मुझे याद है जीडी बख्शी साहब ने कहा कि अब एक दूसरा बड़ा काम करना है कि हमें किसी भी तरीके से एक देश भर में आंदोलन या मुहिम चलानी है। और ये जो इंडिया गेट के ऊपर 1968 तक ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी बादशाह, पहला बादशाह जॉर्ज पंजम की जो मूर्ति लगी हुई थी, अब वहां से वो हट गई है। इस बीच में बड़ी कोशिश हुई, चाटुकारों ने कभी किसी की मूर्ति लगाई, कभी इंदिरा गांधी की मूर्ति लगाई, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने अपने तमाम सारे संपर्क, जितने हम सब लोगों की ताकत है, खासतौर से उसमें सोशल मीडिया के तमाम मित्रों ने एक आंदोलन तैयार खड़ा कर दिया। और उस दिन से ये भरोसा हो गया कि अगर आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं और कोई आंदोलन ऐसा चलाते हैं जिससे भारत राष्ट्र का गौरव बढ़े, तो सत्ता कितनी भी ताकतवर हो सुनती जरूर है। और इस इंडिया गेट पर जिस देश में सुभाष का नाम लेने से
लोग जेल चले जाते थे। जिस देश में 1958 तक सुभाष के घर की जासूसी होती हो, जिस देश में भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो इंग्लैंड की MI5 को रिपोर्ट करती हो, जिस देश में यह कहानी झूठी बताई गई हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और लगातार चल रहा है, खुल्लम खुल्ला चल रहा है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमसे पहले लोग नहीं थे, या ये बात कोई आज 2022 में लोगों को पता चली। लोगों के लिए ये मुद्दे कभी इंपॉर्टेंट नहीं थे। इसलिए अगर आपके जब मुद्दे 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली मुफ्त मिल जाए और सरकार में आप उसे बिठा देते हैं, तो फिर आपका जो हशर हुआ है वो होना ही चाहिए। इन मुद्दों से उठने के ऊपर जब आपको अपने इतिहास पर, आपको अपनी पहचान पर, आप कौन थे, किसके वंशज थे, आप कहां से चले थे, कहां पहुंचे, जो राष्ट्र, जो समाज, जो सभ्यताएं जब इसकी चिंता करती हैं, तो दिल्ली में बैठने वालों को भी पता होता है कि अब 2 रुपए किलो चावल से इन्हें नहीं खरीदा जा सकता। और तब वो काम होते हैं कि अगर आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था को देखें, किताबें देखें, उस पर एक आंदोलन चल रहा है कि हमारे किताबों के अंदर ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है, और आप सरकारों के पीछे पड़े रहे कि साहब इसे बदलिए। लेकिन मैं मानता हूं, जब आपकी मांग सामूहिक होती है, तो किताब में कब बदलाव होगा या नहीं होगा, जब समाज में बदलाव होता है तो सत्ता का मिजाज बदल जाता है। इसलिए मैं, बहुत सारे यहां बुजुर्ग हैं, हम उम्र हैं, माएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सनातनी हिंदू समाज ने पहली बार सच बोलने, सच सुनने और सच करने का साहस जुटाया है। इसलिए हम उस दौर के लोग हैं कि अपनी आंखों के सामने हमने 1947 नहीं देखा, लेकिन हमने 1979 देखा, अपनी आंखों के सामने देखा। लेकिन हम सब चीजों को देखते हैं और फिर आंख मूंद करके चल देते हैं। यह हमारे सोने की पराकाष्ठा है कि आजाद भारत में सरकारों की नाक के नीचे कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों को उनकी उपासना और पूजा के कारण निर्मम हत्या की गई। 2500 से ज्यादा कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित कश्यप ऋषि की धरती को छोड़ करके दुनिया के अलग कोने पे भागने को मजबूर हुए। लेकिन इस घटना का कभी किसी मंचों से जिक्र नहीं होता था। सत्ता भी उदासीनता, इसलिए यह बात कभी आम को पता नहीं चली कि हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो अलग अलग किस्म के नैरेटिव बने होते हैं। और आज भी हमारे समाज में, चाहे वो किसी पार्टी के हों, संसद में और काले कोट पहनने वाले इस देश के न्यायपालिका में बैठने वाले लोगों को, उन्हें इस बात की चिंता है कि दही हांडी कितनी लंबी होनी चाहिए मुंबई में। उन्हें इस बात की चिंता है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। उन्हें सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस की चिंता है। लेकिन कितने ये मक्कार, चाटुकार और ढकोसले वाले लोग हैं। ये सुशील पंडित अपने साथियों के साथ 1992 में
जब सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देते हैं और उनसे कहते हैं कि माय लॉर्ड, जम्मू कश्मीर में मेरे मां के, मेरे पिता के, मेरे चाचा के, ताऊ के, मेरी बहन के, बेटियों के हत्यारे सड़क पे खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी है, उनके खिलाफ कंप्लेन भी है, इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप सोचिए कि जिसने समाज ने अपना सब कुछ खो दिया हो, वो समाज के लोग इस न्याय व्यवस्था से अगर कुछ अपने लिए न्याय मांगने गए हों, तो 2 जजेस में से एक जजेस हंस के उपहास करता है और कहता है आप तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आए हैं। जिसका सब कुछ लुट गया हो, चोर, उचक्के, बलात्कारी, मर्डर सड़कों पे घूम रहे हो, देश की सत्ता का सबसे बड़ा प्रधान अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में उस कातिल को बुला करके खाना खिलाता हो, तो जरा सोचिए कि आप कहां खड़े थे। लेकिन कहा कि देखिए अब तो हमारे पास उस घटना का ना कोई साक्ष्य है, न कोई प्रूफ है। लेकिन जरा इस बात को ध्यान से सोचिए, सुशील पंडित की कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों की हत्या के सिलसिले में जो पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया, और मात्र एक हफ्ते के बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, और उस पिटीशन में क्या कहा गया? उस पिटीशन में कहा गया कि माय लॉर्ड, हम एक पिटीशन देना चाहते हैं, और इस पिटीशन में हम ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी को 1947 में, 48 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको 3 नहीं 4 गोलियां लगी थी, और सुप्रीम कोर्ट वो पिटीशन एक्सेप्ट कर लेती है। गांधी को 3 लगी थी, 4 लगी थी, 1948 की बात को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, और 1990 में सामूहिक इस नरसंहार को, एप्लीकेशन को आप एक्सेप्ट नहीं करते। और अजीब मजाक है, इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर के 545 लोग, कोई 20 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख की पॉपुलेशन उन्हें चुनती है। एक छोटा सा इंस्पेक्टर भी कई इम्तिहान देने के बाद उसकी पदोन्नति होती है। बड़े से बड़ा अफसर किसी न किसी टेस्ट के बाद आईजी, डीआईजी बन पाता है। लेकिन इस देश में एक अजीब किस्म का पाखंड है कि जज साहब न कोई इम्तिहान देंगे, न कोई टेस्ट देंगे, न उन्हें कोई चुनेगा। इस देश की न्यायिक व्यवस्था में चीफ जस्टिस अपने जाने से पहले 5 को अपॉइंट कर जाएगा, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, और कोर्ट अपने काम छोड़ करके जितने काम इस देश में हो रहे हैं उसकी चिंता में मुब्तला है। इसलिए आज कम से कम एक आम नागरिक, ये जो न्याय व्यवस्था बनाई गई है, ये गुलामी के दौर की मानसिकता से बनाई गई है। और कर्नल आर सिंह साहब ने एक बेहतरीन टर्म, एक नया वाक्य आप सबके बीच कहा। आज ज्यादातर व्यवस्था में 1950 से लेकर के लोग बैठे हैं, ये आजाद भारत के लोग नहीं हैं। ये जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ये उसकी नाजायज औलादे हैं। तो जब सच बोलेंगे कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और झंडा फहराया जा रहा था, न तो ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, न वहां के आर्काइव में, न भारत की संसद में, न यहां के आर्काइव में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था।
लेकिन 70-75 साल होने वाले हैं, यही ढंढोरा पिट रहा है। और इस आजादी का नमूना देखिए, कैसे कैसे झूठ बोला गया। क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे कार्य के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। मैं आपके सामने दो घटनाएं रखता हूं। उस गुलाम भारत की दो घटनाएं हैं और उन दोनों घटनाओं को आज अगर आप सुने तो आप तय कर लेंगे कि असली हीरो कौन है। एक आदमी 1946 में कांग्रेस पार्टी के चुनाव की घोषणा होती है कि उसका अध्यक्ष चुना जाना है, क्योंकि जनवरी 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जल्दी ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था। 20 सितंबर को चुनाव की घोषणा हुई और 27 सितंबर 1946 को वो चुनाव संपन्न हुआ। इसकी चर्चा बड़ी चलते फिरते की जाती है। अगर आप उसकी जड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 साल में इस देश की दुर्गति हुई क्यों थी। चुनाव की घोषणा हो गई। देश के 15 प्रांतों से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए गुप्त मतदान किया गया और मतदान की डेट आने के बाद उसके परिणाम की डेट आई 27 सितंबर 1946। यहां से भारत के चरित्र को आप तय करेंगे तो पता चलेगा कि जिन्हें आप विजनरी समझते हैं, बहुत विजनरी थे, उनकी विजन कहां जाके रुक जाती थी देश सब जानता है। चुनाव हुआ, डिब्बा खुला, वोटों की काउंटिंग हुई। 15 प्रांतीय असेंबलीज में से जो 15 वोट थे उसमें से 2 वोट इनवैलिड हुए। एक वोट पताबी शिवरमन को मिला और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। अब यहां से आपके पिताजी का चरित्र पता चलेगा। वैसे हमें पता नहीं कब कहां किसने उन्हें हमारा पिता घोषित किया, लेकिन हम पिता का ढोल पीट रहे हैं। हमारे साहित्य में, संस्कारों में बड़े की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर बड़ा पाप कहे तो चौराहे पे उसकी विरोध भी करना चाहिए। गांधी जी सीधे हाथ पे बैठे हुए थे, बीच में आचार्य जेबी कृपलानी साहब बैठे थे जिनकी देखरेख में ये चुनाव हो रहा था। कृपलानी साहब के उल्टे हाथ पे सरदार पटेल बैठे थे। जब रिजल्ट सार्वजनिक हुआ तो कहा कि नेहरू को तो एक भी वोट नहीं मिला। तो गांधी जी ने बड़ी मायूसी से नेहरू जी से कहा कि नेहरू तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला। और उसके बाद गांधी जी ने एक चिट लिखी और वो चिट लिख करके आचार्य जेबी कृपलानी को दी कि सरदार पटेल को दे दो। सरदार पटेल साहब ने उस चिट को पढ़ा और उनके चेहरे पे तनाव था और उसके बाद उन्होंने चिट वापस कर दी। लेकिन महान राष्ट्रपिता, सच की त्रिमूर्ति, उन्होंने दोबारा से एक चिट दी आचार्य जेबी कृपलानी को। आचार्य जेबी कृपलानी ने जब वो चिट दोबारा से सरदार पटेल को दी तो सरदार पटेल ये समझ गए कि सब कुछ तय हो चुका है। उन्होंने चिट फाड़ी और वोट के चले गए। पहली चिट पे लिखा था विड्रॉ कर लो, दूसरी चिट पे लिखा था इस्तीफा दे दो। जो शख्स अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया उसको 2 सितंबर 1946 में देश के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। आम नागरिक समझता है कि फूल वाले चाचा देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बेईमानी यह की डेट नहीं बताई कि कब वो पहले प्रधानमंत्री बने। कबूतर उड़ाने वाले चचा को 2 सितंबर 1946 में अंग्रेज वाइसराय ने शपथ दिलाई। यूनियन जैक झंडे के नीचे इंग्लैंड के किंग के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हुए उन्होंने शपथ ली। एक चरित्र यह है आपके सामने।
और एक दूसरा चरित्र है, एक दूसरा चरित्र आपके सामने। 21 अक्टूबर 1943 एक शख्स जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, विधि विधान से चुना गया, गांधी जी वहां भी पहुंच गए। किसके एजेंडे को पूरा करने के लिए पहुंचे कि जब सुभाष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए थे? किसके कहने पे राष्ट्रपिता ने उनसे इस्तीफा मांगा? बहादुर लोग, कर्मठ लोग, स्वाभिमानी लोग चाटुकारिता करने से अपने आप को वहां से हटा लेना बेहतर समझते हैं। सुभाष चंद्र को इस्तीफा दे दिया उन्होंने, वो चले गए। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी की घोषणा की और उस वक्त अपना करेंसी भी चलाई, पोस्टल स्टाम्प भी चलाया और दुनिया के 11 राष्ट्र, आज का भी ताकतवर देश और उस वक्त का भी बड़ा ताकतवर देश जिसे आप यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, सुभाष ने आजादी की घोषणा की, प्रधानमंत्री बनाया, सरकार बनाई, दुनिया के 11 राष्ट्रों ने उसे मान्यता दी। वो हमारा पहला प्रधानमंत्री नहीं है, एक चाटुकार हमारा पहला प्रधानमंत्री है, इसलिए चाटुकार पैदा हुए। सुभाष की मांग न सुभाष के परिवार वालों ने उठाई, वो कौन थे, किस इलाके के थे, न उन्होंने उठाई। लेकिन यह बात सच है, बहादुरों को और सच्चाई को काल और परिस्थिति समय अगर गहराई में दफन भी कर दे तो सच्चाई की प्रकृति होती है, उसकी मनोवृत्ति होती है, वो कभी ना कभी तिगनी ताकत से बाहर निकल आती है। आपने सुभाष को नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, न सावरकर को नहीं देखा, न शिवाजी को नहीं देखा, लेकिन मैं मानता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं, हमें अपने होने पे खुशी है। हमें इस बात की भी खुशी है कि इस दौर में मेजर जनरल जी डी बख्शी और कर्नल आर एस सिंह जैसे लोग, सुशील पंडित जैसे लोग, कपिल कुमार जैसे लोग, अनुजधर जैसे लोग और शुभम, रूबल और विशाल जैसे युवा, मनीष भाई जैसे युवा, आज आपको मौका मिला है कि आप सावरकर के साथ खड़े होंगे, सुभाष के साथ खड़े होंगे या चाटुकारों के साथ खड़े होंगे, और आप अपनी भूमिका तय करें और इस राष्ट्र के साथ जो जघन्य अपराध हुए हैं उनको ठीक करने की उसमें इस मुहिम में हमारी मदद करें। लिहाजा चुनाव जीतना, चुनाव हारना यह एक गणित हो सकता है। मैं पहली बार अपने जीवन में यह देख रहा हूं कि युवाओं के अंदर अपने इतिहास को जानने की एक ललक है और वो सच में सही सुनना चाहते हैं और युवाओं तक सही बात पहुंचे, तथ्यों के साथ पहुंचे, तर्कों के साथ पहुंचे। उसमें मेरा नुकसान, उसका फायदा, ये देख करके जब आप तथ्य देते हैं तो आपका अगली जनरेशन बीमार हो जाती है। आज हम जिस मुद्दे के लिए यहां खड़े हैं उस मुद्दे की शुरुआत यहां से होगी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जनरल बीडी बख्शी साहब का आदेश हुआ, यहां पहुंचना है। मैं फौज में नहीं रहा, कर्नल आर सिंह साहब फौज में रहे हैं, जीडी बख्शी साहब फौज में रहे हैं, सुशील भाई फौज में नहीं रहे हैं, लेकिन हम इस मुहिम में एकमात्र छोटे से सिपाही हैं। लिहाजा मैं आप सबसे कहता हूं कि सबसे बड़ी बात, आप किसको वोट दें, किसको न दें, इसमें हमारा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रखें और जो भी बोलें पूरी ईमानदारी के साथ सच बोलें। और सच बोलने से ध्यान रखिएगा, सच की ताकत इतनी होती है कि जब आप सच बोलने लगते हैं तो शत्रु डरने लगता है। और हम अपनी आंखों के सामने भारत राष्ट्र के शत्रु, जिन लोगों ने इस देश के साथ गद्दारी की, आज डरने लगे हैं।
इसलिए सबसे पहला प्रण अपने आप से कहिए कि हम सच बोलेंगे, और सच बोलने से अगर हमें एमएलए एमपी की टिकट नहीं मिलती तो एमएलए एमपी की टिकट आपकी जूते पे है। सच बोलिए, क्योंकि हमारे लोगों ने जो सच बोल रहे थे 47 में, चाटुकारों ने उस सच को आने नहीं दिया बाहर। उस वक्त भी महान लोग थे। एक नाम हमारे यहां बहुत आता है, हर बात पे आता है, कुछ लोग उनके सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, राजनीति करते हैं। करे भाई जिन्हें राजनीति करनी है। ऐसा नहीं था कि उस समय में भी इतनी विकट स्थिति के बावजूद भी आपके बीच में योद्धा नहीं थे, लेकिन उन योद्धाओं ने जो काम किया वो छपा नहीं, बताया नहीं गया। लेकिन क्या अजीब बात है कि सोशल मीडिया के दौर में उन योद्धाओं ने जो काम खामोशी से किए थे, आज वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। इसलिए बी.आर. अंबेडकर का नाम बहुत आता है। कुछ लोग उन्हें वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जाति में अपर कास्ट को गाली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो अब अंबेडकर के अनुयायी हैं, उन्हें पूरा अधिकार है कि उनकी बात माने, लेकिन अंबेडकर ने जो जो सच बोला है, जो जो सच लिखा है, उनमें इसकी भी ताकत होनी चाहिए कि उन्हें सरे बाजार बोले। वो नहीं बोलते। मेरा गुस्सा इसलिए है कि आप ईमानदार होंगे तो फिर हर बात में ईमानदार होना चाहिए। अंबेडकर ने कई बातें की, उसमें से एक बात आज भी मैं देखता हूं, बड़े बड़े बयानवीर हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत जो बी.आर. अंबेडकर में थी वो किसी में नहीं थी। इसलिए बी.आर. अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है। जब तक भारत की धरती पर एक भी मुसलमान है, यह विभाजन अधूरा है। आज कोई बोलेगा तो लोग कहेंगे ये हेट स्पीच है। ये बी.आर. अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है। ऐसा नहीं है कि संविधान बना, हम संविधान की बड़ी चिंता करते हैं। जब यह संविधान बन चुका था, उस वक्त जिन दो लोगों का नाम आर सिंह साहब ने लिया, उन लोगों का शायद इतिहास में इतना नाम ना हो, उनके बारे में ना पढ़ाया गया हो, लेकिन मैं उन बातों को ज्यादा ध्यान देता हूं कि वो क्या करके गए थे। हो सकता है कि उनके मन में रहा होगा, कभी ना कभी लोग उनकी उस सोच को समझ पाएंगे, तब समझेंगे कि वो किन परिस्थितियों में थे, तब भी उन्होंने वो काम किया। आपका संविधान बन गया, जो कुछ उसमें गुणा भाग होना था वो भी बन गया। हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान की कस्में खाते हैं, लेकिन देखिए उसमें लिखा है, उसके पहले पन्ने पे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। ये पहली लाइन है भारत के संविधान की। अब बी.आर. अंबेडकर जैसा आदमी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा आदमी, उन दोनों ने मंत्रणा की और कहा कि ये संविधान जिसमें लिखा है भारत दैट इज इंडिया, तो इसमें तो सब इंडिया है, क्योंकि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसकी फोटोकॉपी है ज्यादातर। तो आज भी 1860 का पुलिस कानून चल रहा है, आज भी 1861 का एविडेंस कानून चल रहा है। लेकिन अंबेडकर साहब ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर कहा कि इस संविधान में भारत कैसे दिखे कि ये भारत का संविधान है। तब उन दोनों ने ये मंत्रणा की और उसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस जी से संपर्क किया और उनको पूरी अपनी प्लानिंग समझाई। फिर उनके अंडर में कई टीम बनी और मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस टीम के एक हिस्से थे राम मनोहर बेहोर। उन्होंने चित्र बनाए और यह कहा गया कि भारत के संविधान में चित्रों के माध्यम से भारत क्या था इसको स्थापित करेंगे। और 22 चित्र भारत के ओरिजिनल संविधान में हैं।
भारत के संविधान का पहला पेज अगर आप खोलेंगे, जो ओरिजिनल संविधान है, उस पहले पेज पे नंदी की तस्वीर है। उसके 5वें पेज पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता, लक्ष्मण जी की तस्वीर है। उसी में शिवाजी की तस्वीर है। उसके भाग 19 में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। उसी में रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है। तो ऐसा नहीं था कि आपके लोग आपके लिए काम नहीं करके गए थे। लगातार इसकी कोशिश है कि सरकार ने संविधान में कितने अमेंडमेंट किए, कितने नहीं किए, ये सरकार का प्रोरोगेटिव है, करे, लेकिन जो उसका लेआउट है उसके साथ ही करे और उस कॉपी को सार्वजनिक किया जाए। अगर ये कॉपी सार्वजनिक होती तो आज ये काले कोट पहनने वाले कोई ऐसी पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करते जिसमें यह कहा गया कि राम तो काल्पनिक है। कोर्ट ने ऐसी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। और ये जज साहिबान कितने भोले हैं, रामनवमी की 9 दिन की छुट्टी पे जाते हैं, कोर्ट बंद, छुट्टी के बाद कोर्ट में बैठते हैं कि आइए राम पे चर्चा करते हैं कि है या नहीं। अजीब काम हो रहा है और हम देख रहे हैं मूक दर्शक बने हुए, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, उसका काम है, उसका काम नहीं है, इसका काम है। इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा आज जरूरत है अपने होने पे गर्व कीजिए। आपका रंग कैसा है, आप क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते, टेलीविजन देख करके अपना नैरेटिव तय मत कीजिए। आप जिनके वंशज हैं उन्होंने टेलीविजन देख के कपड़े नहीं बदले, उन्होंने तैमूर की अम्मी को खूबसूरती की निशानी नहीं माना। आज भी भारत में शिवाजी की मां कोई सबसे बड़ा हम खूबसूरती की परिभाषा मानते हैं। समाज में बदलाव की शुरुआत हो गई है। बुजुर्गों का काम है कि युवाओं को प्रोत्साहित करें, उनका मान बढ़ाएं, उनको शाबाशी दें। अभी वो कालखंड है कि कुछ काम होंगे, कुछ थोड़े कमजोर होंगे, कुछ अच्छे होंगे, लेकिन ये राष्ट्र अपनी पहचान की तरफ बढ़ने लगा है। इसलिए अगर मगर मेरी जाति उसकी जाति का समय नहीं है। ये जातियों का फ्रॉड इस देश में, ये लोग नहीं बताते कि हमारे यहां जाति की मतगणना भी, जनगणना भी अंग्रेजों ने की थी। और अब जाति के अंदर हमने सुना कि ये दलित है और वोट के लिए बताया गया ये महादलित है, ये पिछड़ा है, ये महापिछड़ा है। किसी ने पूछा सुभाष की जाति क्या है? किसी ने पूछा सावरकर की जाति क्या है? कहां सुभाष ईस्ट में और कहां सावरकर वेस्ट में, उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी, उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद की धार एक ही होती है, उसके लिए भाषा का कहीं बाधा नहीं बनती है। मैं पिछले कुछ महीने पहले बैंकॉक गया। जब तक गया था तब तक ये पता नहीं था, वहां के आयोजकों ने ये बात बताई नहीं थी। सुभाष जी का जन्मदिन था, हमको वहां जाना था। हमको जिस होटल में ठहराया गया तब पता चला कि इस होटल के रूम नंबर 118 में सुभाष जी रहा करते थे और यहीं से रह करके उसी होटल से 3 साल तक उन्होंने आईएनए का नेतृत्व किया। वो वहां लेके गए जहां सुभाष जी उस जंगल में खड़े होकर के भाषण दिया करते थे। वहां के लोग बताते हैं कि जब वो भाषण देते थे तो वहां बड़े बड़े मच्छर थे और काटते थे और खून निकलता रहता था, लेकिन सुभाष बाबू रुकते नहीं थे। मुझे याद है वहां एक धर्म सिंह नाम के सरदार जी मिले। उनके पिताजी बैंकॉक में थे। उनसे मिलने के बाद एक नई बात पता चली कि जब सुभाष जी बैंकॉक से, जिसको कहते हैं कि उसके बाद वो गायब हो गए या वो मिले नहीं,
जब बैंकॉक से वो जाने वाले थे तो हवाई जहाज में सवार हुए और धर्म सिंह जी जो थे, उनके पिताजी बैंकॉक का सारा काम देखते थे। वो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। तो जब वो चढ़ने लगे तो उन्होंने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल निकाली और धर्म सिंह जी के पिताजी को दी। और उनके शब्द ये थे कि आप इसे रख लें, जब 15 अगस्त को, जब उन्होंने कहा लाल किले पे, 15 अगस्त तो तय भी नहीं थी, जब मैं लाल किले पर झंडा फहराऊंगा तब तुम हिंदुस्तान आना और तब ये मुझे दे देना। और वो पिस्टल, उनके परिवार में बहुत सारे लोग नहीं हैं, वो पिस्टल उनके घर पे आज भी सुरक्षित रखी हुई है। ऐसा नहीं था कि अगर भारत में कुछ दलालों और चाटुकारों ने सुभाष का कद छोटा किया तो विदेशों में कई हजार गुना उनका कद बढ़ा है। वहां लोग उनको पूछते हैं। एक किस्सा है कि जब सुभाष जी जा रहे थे, अपनी उस आईएनए के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो उसमें एक वाक्य आता है। एक ग्वाला जो गाय चरा रहा था, वो सुभाष जी के पास आया। उसने कहा कि मैं अपनी गाय तुम्हें आपको देना चाहता हूं। तो सुभाष ने कहा, तुम कहां गायों को हमारे साथ लेके घूमोगे? उसने कहा, नहीं, जहां जहां आप जाएंगे मैं गायों को लेके जाऊंगा और इनका दूध आईएनए के सैनिकों को पिलाऊंगा। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि कैसे एक मां, बूढ़ी मां जो अकेली थी और सुभाष कुछ सोना इकट्ठा कर रहे थे हथियारों के लिए, और सुभाष को सोने में तोला जा रहा था, तो उसमें कुछ कमी हो रही थी। तो एक बूढ़ी मां अपने घर गई और जो उसका बेटा था जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी तस्वीर का फ्रेम सोने का था। वो आई और सोने का फ्रेम लाई और उसने फ्रेम तोड़कर सुभाष की तराजू में रख दिया। इनका जिक्र नहीं होता। इसलिए आज ये युद्ध, ये लड़ाई इस बात की है कि आईएनए का जो बैंक था, उस बैंक में जो खजाना था, आप मानसिकता तो देखिए किस किस्म के लोगों की लड़ाई है। सुभाष ने जो बैंक में आईएनए के लिए पैसा इकट्ठा किया था, जिन्होंने सुभाष को 1945 में गायब करने की कोशिश की, जिन्होंने सुभाष पे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ समझौता किया, कैसे घटिया लोग थे। उस बैंक का सारा पैसा उस वक्त के प्रधानमंत्री ने, कहां गया वो पैसा, किसके पास है? ये देश को पूछना चाहिए। कबूतर उड़ाने से शांति होती है, लेकिन कबूतर उड़ाने से आपका चरित्र नहीं बदल जाता है। अच्छी बात है कि इन 70 सालों में प्रधानमंत्री कभी कबूतर उड़ाता था, आप बदले तो सत्ता बदली, और सत्ता अब कबूतर नहीं चीता उड़ाता है। इसलिए ये बदलाव का वो दौर है, इसमें हर एक को अपनी आहुति देनी होगी, और सिर्फ मेमोरियल बन जाएगा, और जरूर बनेगा। सिर्फ यही लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस पीढ़ी को अपने लिए नहीं लड़नी है, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़नी है, ताकि आपके यहां सुभाष पैदा हो, फूल वाले चचा न पैदा हो। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातों की तरफ इशारा किया सिंह साहब ने, और सीधे तौर पे कहा, हमारे यहां पद्म पुरस्कारों की जो कमेटी होती है, उसका प्रधानमंत्री चेयरमैन होता है, और प्रधानमंत्री की पूरी टीम जिन लोगों को पद्म पुरस्कार देती है, उन जिन लोगों को दिया जाता है, उनके कारनामे लिखती है, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, और उसकी रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री को भेजती है। जिस तरफ सिंह साहब ने इशारा किया
1955 में पंडित, अब मैं तो सिर्फ सुशील पंडित को जानता हूं, अब ये पंडित कहां थे, कहां हुए, मुझे नहीं पता। ये पंडित शब्द आया कहां से और कौन से वाले पंडित थे ये? जवाहरलाल नेहरू साहब उस पदम कमेटी के सिलेक्शन के प्रेसिडेंट थे। आप सोचो, बेहयाई की लिमिट देखो कि उस कमेटी में अध्यक्ष होते हुए उन्होंने अपना नाम ही भारत रत्न के लिए रिकमेंड किया। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि 1955 तक उन्होंने कौन कौन से कारनामे अपने बायोडाटा में लिखे जिसके कारण भारत रत्न दे दिया जाए। आज तो आप सवाल उठा रहे हैं कि इसको आपने क्यों दे दिया, उसको क्यों दे दिया। अरे कम से कम अपने आप तो नहीं लिया, और ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को दिया और 1971 में उनकी बेटी ने खुद अपने आप ले लिया। ऐसा लगता है इस परिवार में सारे लोग भारत रत्न ही पैदा होते हैं। जो साहब हवाई जहाज उड़ा रहे थे वो देश चलाने लगे। इन्होंने क्या महान कार्य किया कि वो प्रधानमंत्री बन गए, हम पे एहसान किया उन्होंने, उनको भी दे दिया गया। अब ये जो बेचारा दर दर घूम रहा है, इस पे तरस खाओ, इस थोड़ा बहुत तो तरस खाओ यार। और उसे आइडिया देने वाले भी जेएनयू के लोग हैं। उसे आइडिया था भारत जोड़ो, इंडिया में रह रहे हैं और भारत जोड़ो का आइडिया दिया है और उसे शुरू करवा दिया कहां से बेचारे को, और उसकी मुसीबत है खुद मजे ले रहे हैं। अब भारत जोड़ना है तो भारत जोड़ने का सिलसिला तो कंधार से शुरू होना चाहिए था। तो यात्रा भारत जोड़ो की है, अब उसे दर दर भटका दिया है और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी कर दी है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसी स्थिति मैंने नहीं देखी कि जो ऐसे राज परवाने और भारत रत्नों में से रत्न पुत्र पैदा हुआ हो, उसकी स्थिति ऐसी कर दी है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा किसकी सुनूं, किसकी, एडवाइजर बहुत है। वो बेचारा आलू से सोना बनाने पा गया। अब ये उसका क्या बनाना चाहते मैं नहीं जानता। लिहाजा पढ़ना, डिग्री लेना, ये एक अलग बात है। दुनिया के राष्ट्रों में और भारत में जीवित मिसाल है कि जो लोग, जो समाज अपनी डिग्री की, अपनी मार्कशीट की चिंता ज्यादा करते हैं, वो कभी राष्ट्र बचाने बाहर नहीं आते। इसलिए एक घटना कह के बाद समाप्त करता हूं। 1990 की घटना है। केंद्र में एक बड़ी कमजोर मिलीजुली सरकार थी। सुशील भाई आप खासतौर से सुनिएगा। देश के प्रधानमंत्री बलिया के सपूत चंद्रशेखर जी थे। 4-5 महीने सरकार चली। 4-5 महीने में कांग्रेस पार्टी को अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब समर्थन वापस ले लिया, थोड़ा चंद्रशेखर जी बहुत खुददार और अक्खड़ किस्म के आदमी थे। अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए गए। जब वो अपने कार्यालय से बाहर निकले तो कार्यालय के बाहर एक छोटी सी बेंच पड़ी रहती है, उस पे एक आदमी डरपोक सा ऐसे करके बैठा हुआ था और चंद्रशेखर के पीछे पीछे भागा, सर जी करके। तो चंद्रशेखर ने कहा क्या बात है? तो सर आप जा रहे हैं, मुझे जाते जाते यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। अब उन्होंने कहा तुम मेरे पास आए हो, चेयरमैन बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दस्तखत नहीं होते, एचआरडी मिनिस्टर के दस्तखत होते हैं। अब चंद्रशेखर बेचारे रुक गए, दया आ गई। फिर ढूंढवाया गया कि भाई एचआरडी मिनिस्टर कहां है।
तुम्हारे अलीगढ़ के पास एक फिरोजाबाद जगह है, वहां के रामजीलाल सुमन साहब थे, वो काफी बिजी रहते थे बेचारे। उनको बुलाया और फिर फाइल पे साइन कराया कि भाई इसको यूजीसी का चेयरमैन बना दो। आप जानते हैं जिसकी अंतिम इच्छा उस वक्त यह थी कि मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दो, दुर्भाग्य देखिए इस देश का वो प्रधानमंत्री बना जिसका नाम है मनमोहन सिंह। नौकरी पाने की लालसा और नौकरी मिलने की लालसा में 10 साल भी नौकरी करता रहा, वो कुछ किया नहीं उसने। इसलिए आज सुभाष की बात होगी, सावरकर की बात होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होगी, पूरे देश में होगी, पूरे ताकत के साथ होगी। न हमें किसी के सामने झुकना है, न किसी से डरना है। हमारे पूर्वज बहादुर थे, महान थे, इसलिए सच बोलिए और जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।